लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए sin ax और cos ax के लिए, और उस पर मैंने कल एग्जांपल भी कराए थे। और उसमें जो मेथड है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इंटीग्रेटिव फैक्टर दोनों मैंने बताया था। तो इसी सीरीज़ में जब हम आगे चलते हैं तो आज हम इंटीग्रेटिव फैक्टर देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे होता है x की पावर n, ठीक है, तो उसके लिए इंटीग्रेटिव फैक्टर कैसे निकालते हैं। और इंटीग्रेटिव फैक्टर के साथ साथ इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि जब हम इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे तो हम इसमें एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ वो आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूले मतलब मोस्टली 90% क्वेश्चंस के अंदर वो जो हम प्रसार निकालेंगे, एक्सपेंशन निकालेंगे, वो यूज़ करके निकलेंगे। तो मैं जो फॉर्मूला लिखता हूँ वहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए 1/(1 - x), या फिर इसका जो हम एक्सपेंशन निकालेंगे या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - x की पावर -1। तो जब इसका सीरीज़ निकालेंगे तो आ जाएगी 1 + x प्लस x² प्लस x³। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका सीरीज़ लिख सकते हैं जहाँ पे जो हमारा x होता है उसकी वैल्यू <1 होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ एक सीरीज़ और होती है 1/(1 + x)। जब इसका प्रसार हम निकालेंगे तो इसका प्रसार निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका जो प्रसार हो जाएगा 1 - x + x² - x³ इस प्रकार ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में हमने क्या यूज़ किया है कि जब हमारा 1 - x की पावर -1 होती है तो सारे जो टर्म्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और जब 1 + x की पावर -1 होती है तो जो टर्म होते हैं अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव होते जाते हैं। तो इन प्रसार का और इन एक्सपेंशन का यूज़ हम करेंगे और फिर हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लेते हैं, जब भी हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना होगा हमें, तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है dq + 3d² + 2d, dq + 3d² + 2d y = x। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे हमको इसके लिए इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो सॉल्यूशन होता है वो दोनों 2 पार्ट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे हम क्या करते हैं, जो ऑपरेटर्स का जो पॉलिनोमियल होता है d के अंदर, इसमें d की जगह m रख देते हैं और उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। तो जैसे हम इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो जगह m³ + 3m² + 2m, ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका जो फैक्टर निकालेंगे हम, फैक्टर नंबर से या तो m कॉमन ले लेंगे, m² + 3m + 2। ओके, और फैक्टर करते हैं इसके m² + m + 2m + 2 = 0। और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो उसके फैक्टर हो जाएंगे m और m + 1 और m + 2। ये हमारा फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। तो अब इसके अंदर जब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसके अंदर जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो m की जो 3 वैल्यू निकल के आती है, m = 0, -1 और -2, 3 वैल्यू निकल के आती है। इसके लिए हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा c1 e⁻0x + c2 e⁻−x + c3 e⁻−2x। ये हमारे सॉल्यूशन निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, जो मेन हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे हम इसका, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हो जाएगा x² और उसमें डिवाइडेड कर देंगे हम हमारा जो भी ऑपरेटर है dq + 3d² + 2d। ठीक है, इसका हम यहाँ पे करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको यदि हम फैक्टराइजेशन करके लिखें, जैसे हमने लिखा था x² + d, d + 1 और
फॉर्म में इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गौर करने की बात ये है कि अभी जो हमने जो फॉर्मूले लिए थे उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमको इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने जो फॉर्मूले यूज़ किए थे वो मैं बता देता हूँ एक बार। फॉर्मूले हमारे थे, एक था 1/1 - x का एक्सपेंशन किया था और एक क्या था 1/1+। इन दोनों में से देखना हमको कौन से फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा इसको 1/1+x के फॉर्म में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं इसको x 1/d, एक को लिख सकते हैं 1+d और एक को लिख सकते हैं 2+d और ये अप्लाई हो रहा है x²। इसको जब ऐसे लिखते हैं तो हम यहाँ से गौर से देखते हैं कि जो 1/1+d है वो तो 1/1+x के फॉर्म में है। जब 1/2+d को देखते हैं तो यहाँ पे अभी हमारा कुछ कमी है, तो इसको यदि हम 1+ के फॉर्म में लेके आते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते ही हो जाएगा 1/2d और 1/1+d और 2 कॉमन लेंगे जैसे तो हो जाएगा 2 कॉमन लेते ही 1+d/x²। ये इस फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये भी 1/1+x के फॉर्म में है और ये भी 1+x के फॉर्म में आ गया। तो जैसे हम 1/1+x का जो प्रसार लगाते हैं तो 1/1+x का प्रसार लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पे मैंने बताया 1/1+x का जो प्रसार करते हैं तो उसके अंदर जो टर्म्स आती हैं वो आती हैं अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आती हैं। ठीक है, जब अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आएंगी यहाँ पे तो यहाँ से हम देखते हैं जब 1/2d बाहर चल रहा है, जब हम करेंगे 1/d+1 का करेंगे तो 1/d+1 का करेंगे तो यहाँ से इस प्रसार को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे 1 - d + d² - d³ ऐसे चलता जाएगा। हमको कुछ टर्म्स ही लिखनी है और उसके साथ साथ जब 1/1+d+2 की करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगी और ये हो जाएगी 1 - d/2 + d/2 का होल स्क्वायर और ऐसे माइनस ऐसे आगे चलती जाएगी। ठीक है, और ये सब सारे ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं x² के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हमको कितनी टर्म्स यहाँ पे एक्सपेंशन की लेनी है वो डिपेंड करेगा हमारे फंक्शन किस पे वो अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये अप्लाई हो रहे हैं x² के ऊपर, तो हमको मैक्सिमम टर्म्स कहाँ तक लेनी है, d² तक की मैक्सिमम टर्म्स लेनी है। लेकिन क्यों, क्योंकि जैसे हम d³ पे जाएंगे तो d क्या एक ऑपरेटर है तो वो x² अगर मल्टीप्लाई हो तो वो 0 दे देगा। तो मतलब d³ और d³ के आगे वाले सारे टर्म इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 दे देंगे। तो हमको d² की टर्म्स लेनी है। तो हम यहाँ से देखते हैं 1/2d बाहर, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 देगा, तो ये d और d³ से d और d² से नीचे। अब ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा -d/2 से तो ये भी हमारा d² से नीचे, तो ये भी हम टर्म ले लेंगे। जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा d² के होल स्क्वायर तो d² वाला टर्म देगा, इसको भी हमको रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1+d²/4। लेकिन जैसे 1 आगे मल्टीप्लाई होगा तो d³ वाले टर्म आ जाएंगे, वो हमको छोड़ देंगे। और इसी तरह जब d 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी दे देगा -d, तो ये भी हमको लेनी है। अब ये d इससे मल्टीप्लाई होगा तो d² वाली टर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगी +d²/2, तो ये भी हमको लेनी है। अब ये d फिर जैसे d² से मल्टीप्लाई होगा तो d³ आ जाएगा, उसको छोड़ देना है। अब ये जो d² है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d², तो इसको हमको रखना है। अब ये d² फिर आगे d/2 से मल्टीप्लाई होगा तो d³ वाली टर्म से देगा, उसको छोड़ देनी है। तो हमारी जो टर्म्स आ गई है वो 1d और d² की टर्म्स ये आ गई है, इसको रखनी है। और ये जब ये जब अप्लाई होगा x² के ऊपर तो इसको x² के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो अभी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/2d 1। अब यहाँ पे d वाली टर्म में 1 2 ये 2 -3/2d हो जाएगी। d² के टर्म्स हैं 1 2 3, तो जब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा d² +2d² और ये हो जाएगा 4d², तो ये साथ में x² के ऊपर अप्लाई करें। तो ये हमारे सारे टर्म्स आ गई। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से हम देख सकते हैं कि
1/2t बाहर चल रहा है और अंदर ये जगह 1 माइनस 3/2t और अंदर जो है ये जगह 4 5 6 7/4 टी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। अब हम बारी बारी से इन ऑपरेटर्स को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अप्लाई कर देंगे, तो d/2d हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 और ये d जब एक्स स्क्वायर पर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देगा तो 2x हो जाएगा और प्लस 7/4 और जैसे d स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर 2x से एक बार और करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इंटू 2 ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि 2d अभी नीचे भी चल रहा है तो अंदर ऐसे लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 14 अपॉन स्क्वायर से लिख 7/। अब देखिए यहाँ पे जो 1/, देखो जब d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1/d का एक बार इंटीग्रेट कर देगा तो ये जाएगा 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन x³ 3 x का इंटीग्रेशन 3/2x स्क्वायर और 7 का 7x/2 ये हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ से हमने दिखला कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया है जब किसी पॉलिनोमियल x² के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हम इसमें और कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमने एक एग्जांपल देख लिया है, अब इसमें हम आगे चलते हैं एक दूसरा एग्जांपल। ये एग्जांपल है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, तीनों टाइप के फंक्शन है और इसमें मिक्स एग्जांपल है। तो इसमें हम देखते हैं आगे कि यदि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन की d² + 1 = 0, m² + 1 = 0 और यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आ जाएंगे वो आ जाएंगे m = ± आयोटा। ठीक है, इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो बनेगा e⁻0x, क्योंकि यहाँ पे जो रियल पार्ट है इसका 0 है, इंटू c1 cos x + c2 ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा e⁻−x प्लस cos x प्लस x³ डिवाइडेड बाई d² + 1। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फंक्शन, तीनों के लिए अलग अलग हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं e⁻−x अपॉन d² + 1 के लिए हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था e⁻x में क्या करना होता है कि e⁻x में जो x का जो कोफिशिएंट है -1, तो उसको क्या करेंगे d की जगह हम रख के देखेंगे और रख के देखेंगे नीचे वाली टर्म 0 हो रही है नहीं, तो -1 को जब हम यहाँ रखते हैं नीचे तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 1 1 2, तो ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही, नीचे 0 नहीं हो रहा, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा e⁻−x अपॉन 1 + 1 2, तो ये हो गया e⁻−x के लिए। अब हम देखते हैं cos x अपॉन d²+, इसमें देखते हैं हम। तो मैंने cos और sin के लिए आपको बताया था कि हमको क्या रखना होता है, d² की जगह -a² रखना होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो हम क्या रखेंगे, d² की जगह रखेंगे -1 का स्क्वायर = -1। तो जैसे हम d² की जगह -1 रखते हैं तो -1 और 1 0 हो रहा है। ठीक है, तो नीचे 0 हो रहा है, तो इसमें हम 0 होते ही जो मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। तो फॉर्मूला था उसके हिसाब से हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे जो कल फॉर्मूला मैंने ये बताया था आपको, कल फॉर्मूला था cos ax डिवाइडेड बाई d² प्लस a² की पावर n इज इक्वल टू -1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n n फैक्टोरियल और cos ax
प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, तो अब इसकी तुलना इससे करते थे। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू तो होगी 1, एन की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ से जब रखेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगी -1, एन की वैल्यू 1 है क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, तो 1 और x की पावर 1 और 2a की पावर 2 इंटू a हमारा 1 है तो 2 की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल और cos x प्लस पाई बाई 2। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ जाएगी। जैसे ये वैल्यू निकल के आई तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ जाएगा -x/2 और यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा होता है, साइन x और यहाँ पे एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ जाएगा x/2 sin x। अब हमारे पास जो तीसरा इसका भी निकाल लिया, अब हमको हमारे पास बचा है पॉलिनोमियल टर्म जो हमने आज थ्योरी देखी है, तो x³ का निकालना है हमको। ठीक है, x³ का निकालना है डिवाइडेड बाई d² + 1। ओके, तो x³ के लिए हमने जब निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यदि इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं 1/1 + x या 1/1 - x के फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे इसको हम लेके आते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + d²। तो ये 1/1 + x के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + d² और ये अप्लाई हो रहा है x³ के ऊपर, तो इसको जब खोलेंगे तो 1 - d²। देखिए इसको ऐसे खोलते हैं 1 + d² का -1 और ये अप्लाई होगा x³ पे। जब इसका प्रसार खोलेंगे तो 1 - d² प्लस d² का होल स्क्वायर और आगे माइनस, फिर ये चलता जाएगा आगे और ये अप्लाई होगा x³ पे। अब हम देखते हैं कि हमको कहाँ तक इसको प्रसार करना है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे x³ है तो मतलब d³ और d³ और उससे नीचे वाले टर्म्स तक लेके जाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो d की पावर 4 है, तो d की पावर 4 और उसके आगे वाले छोड़ दें तो ये 2 बचेंगे, तो यहाँ तक लेंगे 1 - d² और ये अप्लाई होगा x³ के ऊपर। जैसे x³ के ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x³ माइनस d² अप्लाई होगा x³ पे, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x² और 3x² का वापस करेंगे तो 6x आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा 6x। तो इसका x³ के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ये, e की पावर x के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ये और साइन cos x के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ये। तो जो फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा वो आ जाएगा तीनों का एडिशन e की पावर -x/2 प्लस x/2 sin x और प्लस x³ - 6x। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। फाइनल इनका एडिशन कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब हम लास्ट में एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है d³ + 2d² + 2d, d³ + 2d² + 2d y और इज इक्वल टू हमारा जो qx है वो e की पावर 2x + x³ e की पावर 2x + x³ + x। यहाँ पास 3 फंक्शन है, इन 3 फंक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसका सबसे पहले वो निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m³ + 2m² +
टू m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, d की जगह m रख दिया। जैसे d की जगह, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, ये इस प्रकार से है, ये है ना। तो हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गई है। तो m कॉमन लेंगे इसमें से, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर इसके और फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पास हमारे पास जो m केवल निकल के आ जाएगी, m केवल निकल के आ जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m जो लिखा हुआ है m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। m केवल निकल के एक तो 0 और एक आई -1 और एक -1। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का y बराबर c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर -x प्लस x इंटू c3 e की पावर माइनस। यहाँ पे रिपीटेटिव सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाएगा। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखते हैं, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के यदि हम देखते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हो जाएगा, 3 फंक्शन है e की पावर 2x प्लस x क्यूब प्लस x, और ये नीचे हमने फैक्टर करेंगे इसके, तो ये हो जाएगा d, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे बारी बारी से हम निकालते हैं। e की पावर 2x के लिए निकालते हैं, e की पावर 2x अपॉन d प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके लिए निकालते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमको क्या रखना है, d की जगह 2 रख के देखना है। जैसे d की जगह 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर 9 e की पावर 2x और 18, क्योंकि नीचे वाली टर्म में रखने से 0 नहीं आ रहा, तो e की पावर 2x के लिए आ जाएगा ये e की पावर 2x अपॉन 18। अब निकालेंगे x क्यूब के लिए, तो x क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, x क्यूब के लिए हो जाएगा d प्लस 1 प्लस d का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसका प्रसार निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम देखिए इसका बारी बारी से हम प्रसार निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी का -1 और 1 प्लस डी का -1, और ये अप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब के, ऐसे 2 बारी से लिख सकते हैं। और फिर दोनों का हमको प्रसार पता है, तो जैसे हम इस पर प्रसार अप्लाई करेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो जैसे हम इस पर प्रसार अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 1 अपॉन डी 1 प्लस ये जगह 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और मैं डी क्यू वाली टर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस सॉरी माइनस डी क्यू, और इसके आगे टर्म्स नहीं लिख रहा क्योंकि वो कोई उससे इसका एक्स क्यूब 0 हो जाएगा। वापस इसको लिखते हैं 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, और ये अप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब के ऊपर। अब इसमें से हमको फिर डी क्यूब तक की टर्म्स लेके आनी है, क्योंकि उससे हमारा जो फंक्शन है वो 0 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी। और यहाँ से हम देखते हैं तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो ये सारे आ जाएंगे, और डी क्यूब से सारे नीचे है। जब डी को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस डी, और डी इससे प्लस डी स्क्वायर, और डी फिर इससे होगा तो माइनस डी क्यूब, ठीक है। अब जब प्लस डी स्क्वायर को करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी से होगा तो माइनस डी क्यूब, और फिर डी स्क्वायर से होगा तो डी 4 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। अब डी क्यूब को करेंगे तो डी क्यूब को करेंगे माइनस डी क्यूब, यहाँ से ये आ जाएगा, ये एक्स के ऊपर आ गया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि माइनस डी क्यूब से माइनस डी क्यूब तो कट नहीं रहा, तो हम देखते हैं कौन कौन सी टर्म कट रही है। डी क्यूब है, तो देखिए यहाँ पे प्लस डी स्क्वायर पॉजिटिव हैं सारे, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो माइनस डी 2 बार तो माइनस 2d, और डी स्क्वायर है 1 2 3 3 बार है तो 3 डी स्क्वायर। डी क्यूब देखते हैं 1
2 3 4 माइनस 4 डी स्क्वायर डी क्यूब और ये अप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब। अब हम इसको जब अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब के ऊपर, तो एक्स क्यूब के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो 1/d तो यहाँ चल रहा है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 डी अप्लाई होते ही इसको कर देगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और डी स्क्वायर जब एक्स क्यूब पे अप्लाई होगा तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर वहाँ से 6x हो जाएगा 6x और माइनस 4 और डी क्यूब का करेंगे तो 3 बार डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर 6x और फिर 6 तो प्लस 6। ये वाला पार्ट आ गया हमारा डी एक्स क्यूब का करेंगे, और लेकिन साथ में भी यहाँ पे डी भी चल रहा है, तो क्या करेंगे इसको लिख देंगे ऐसे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 24। अब इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x 4/4 माइनस 6x क्यूब अपॉन 3 प्लस 18x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 24x। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया इसका। अब जो तीसरा फंक्शन बचा हुआ है x, ठीक है, x के लिए जब हम करेंगे तो सेम प्रोसेस हमको यूज़ करना है। सेम प्रोसेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमको x ले लेना है, सेम होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस क्या होगा, अब हमको केवल वो टर्म लेने हैं जो केवल d तक जाए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/d और इसका पता करेंगे तो 1 माइनस डी, आगे नहीं जाएंगे डी स्क्वायर पे क्योंकि जो x है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस डी। यहाँ से भी जाएंगे 1 माइनस डी, ये होगा x, इसका प्रसार करेंगे तो 1/d, इसका प्रसार करेंगे तो 1/d हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस डी, 1 माइनस डी और माइनस डी और प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा जो इसको 0 कर देगा। तो जैसे हम इस पर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/d, ये x माइनस ये है माइनस, इसको भी ऐसे लिख लो 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर, और ये अप्लाई होगा x के ऊपर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/d और ये जाएगा x और माइनस 2, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो 1 और ये टर्म इसको 0 कर देगी तो ये 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/d। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/d का अगर इंटीग्रेशन कर देगा इसका, यहाँ से हो जाएगा ये x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x। तो एक टर्म ये आ गई जो क्या आई x के लिए, एक टर्म ये आ गई जो आई x क्यूब के लिए, और एक टर्म ये आ गई जो हमारी आ गई e⁻2x के लिए। तो हम इससे तीन यहाँ पे निकल गए, और ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो मैंने मिटा दिया है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस तीनों का जो एडिशन होगा वो जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हमारा होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज हमने देखा कि कैसे हम पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। कल हम इस सीरीज़ में आगे और देखेंगे कि हम किसी स्पेशल फंक्शन पे और कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमारी सीरीज़ जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की बनी है तो आपको स्टार्टिंग से इसको देखिए, और इस पे जो मैंने एग्जांपल बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप इसमें और आगे देखना चाहते हैं तो मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पे भी लेक्चर्स बनाए, उस पर भी देख सकते हैं और इनको भी आप देख सकते हैं।